नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार की तरफ से स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज आपके बीच आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पुनः उपस्थित हुआ है और आपसे पुनः प्रार्थना करता है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को, भारतीय सर्वधर्म पार्टी के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे पार्टी के विचार, पार्टी के उद्देश्य, पार्टी के कार्य आपके समझ पहुंचते रहें कि यह जो भारतीय सर्वधर्म पार्टी है यह अस्तित्व में आई तो आई क्यों। पहले से हमारे देश में हजारों पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, एक और की क्या ज़रूरत। तो दोस्तों, आज पुनः आपसे मैं ये विनती करूंगा कि इस पार्टी के उद्देश्य इसलिए होना जरूरी था कि जिस उद्देश्य के पर इस पार्टी का गठन किया गया उस बिंदु पर हमारी आज तक की सभी राजनीतिक पार्टियां मौन हैं। और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर किसी देश की बागडोर टिकी होती है, उसके विकास की गति टिकी होती है, देश के युवाओं को, देश के नागरिकों का भविष्य टिका होता है। और वह बिंदु है शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इन सभी मुद्दों पर सभी पार्टियां बोलती हैं, तो मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित कराना चाहूँगा। बोलना, घोषणा करना, करने में बहुत अंतर है। और यह उतना ही बोलते हैं जितना हमें और आपको अच्छा लगे और हम उसके प्रलोभन में आकर इन्हें अपना मताधिकार दे करके इन्हें सत्ता सुख प्राप्त करा दें। अगर इनके घोषणा करने में, बोलने में जरा भी सच्चाई होती तो यह सभी राजनीतिक पार्टियां जो अब तक सत्ता सुख भोग चुकी हैं या भोग रही हैं, इन मुद्दों पर इन्हें धरातल पर उतारने की, आम नागरिकों तक इनकी पहुंच आसान बनाने के लिए पहल क्यों नहीं की गई। मैं छोटा सा उदाहरण आपको फिर देना चाहूँगा। कई बार कह चुका हूँ और ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है, क्योंकि यही एक ऐसा विषय है जिस पर सभी पार्टियां खामोश हैं। और इसी पार्टियों पर, इसी मुद्दे पर, इसी रास्ते पर, इसी बिंदु पर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है, हमारे और आपके बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, हमारे देश की रफ्तार टिकी हुई है। तो मैं उदाहरण देना चाहूँगा। जब सपा की सरकार थी हमारे उत्तर प्रदेश में, अर्थात 2012 से 2017 के बीच, उस समय हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा के स्तर को सुधारने की एक छोटी सी पहल की थी। और पहल करने में उनकी मानसिकता क्या थी या उन्हें उसे लागू कराने में क्या अड़चन आई यह मैं नहीं जानता, लेकिन उसने, हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहल अवश्य की थी। उसने कहा था, सरकार को आदेश दिया था, लेकिन अफसोस हमारी सरकार ने उस पर कोई पहल नहीं की, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है, उनकी कथनी और करनी में खोट है। हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी माननीय नौकरशाह जनप्रतिनिधियों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में ग्रहण करेंगे। लेकिन क्या सरकार ने इसकी पहल की? अगर यह पहल लागू हो जाती तो आप अंदाज़ा लगाइए हमारे देश के प्राथमिक विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूलों, राजकीय इंटर कॉलेजों की हालात सुधर जाते। किंतु हमारे सरकार की ऐसी कोई मंशा ही नहीं है। क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप जानकर भी अनजान रहते हैं तो आपसे पुनः कमेंट करके यह जानना चाहूँगा, आपसे पूछकर आपसे उत्तर लेना चाहूँगा कि आप नहीं जानते हैं
हमारे देश में 2 ऐसे क्षेत्र हैं, सिर्फ 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर आम आदमी व्यवसाय नहीं कर सकता। ऐसा नहीं वो कर नहीं सकता, लेकिन वह करने की सोच नहीं सकता, क्योंकि यह दोनों व्यवसाय शिक्षा और चिकित्सा हैं। यह दोनों व्यवसाय जो हैं नेता, मंत्री, उद्योगपति, नौकरशाह के पास गिरवी है। अच्छा खासा स्कूल वही खोल सकता है जिसके पास 150 करोड़ की प्रॉपर्टी हो। आम नागरिक नहीं खोल सकता है। आम नागरिक एक छोटा मोटा कॉन्वेंट स्कूल तो खोल सकता है, 1000-1500 रुपए की फीस लेने तक का। छोटा मोटा अस्पताल खोल करके सर्दी जुकाम बुखार का इलाज तो करवा सकता है, एक साधारण डिग्री लेकर के कोई भी। लेकिन बड़े स्तर पर आम नागरिक इन क्षेत्रों की कल्पना भी नहीं कर सकता, और यही कारण है हमारी शिक्षा को व्यापार बना दिया गया, चिकित्सा को व्यापार बना दिया गया। यानी हमारे बच्चों के भविष्य से भी व्यापार किया जा रहा है, हमारे और आपके स्वास्थ्य से भी व्यापार किया जा रहा है, और यह हमसे और आपसे छुपा नहीं है। आए दिन प्रतिदिन हम इससे 2-4 हो रहे हैं, और आए दिन आप और हम ही सोशल मीडिया पर यह कमेंट भी करते हैं कि स्कूल में शिक्षा को छोड़ करके आप कुछ भी ले सकते हैं, कॉपी किताब खरीद सकते हैं, जूते मोजे खरीद सकते हैं, ड्रेस खरीद सकते हैं, पेंसिल खरीद सकते हैं, स्टेशनरी खरीद सकते हैं। सब कुछ आपको स्कूल में मिलेगा, लेकिन शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां शिक्षा नहीं, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। वह शिक्षा का मंदिर नहीं है, वह पैसे छापने का फैक्ट्री बन चुका है। यही हाल चिकित्सालयों का है। तो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा एक बार पुनः आपसे यही अनुरोध करेगा कि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा अपनी हैसियत न होते हुए भी जो बीड़ा उठाया है, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, अपने इस छोटे भाई को मजबूत बनाने के लिए अपना सहयोग तो दे सकते हैं। शारीरिक सहयोग नहीं, आर्थिक सहयोग करिए। आर्थिक नहीं कर सकते हैं, मानसिक करिए कि अगर आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा, जैसे मेयो पे हमने मेयो अस्पताल के खिलाफ आंदोलन किया, लारी के खिलाफ आंदोलन किया, लोहिया अस्पताल के खिलाफ आंदोलन किया, सिविल अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा करके लोगों को लाभ दिलाया, तो ऐसे कार्यों में आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा जहाँ भी जाता है भीड़ लेकर के नहीं जाता है। अगर कोई मदद को लेकर के मेरे पास आता है तो मैं अपने दम पर स्वयं जितना हो सके उतना मदद करने की चेष्टा करता हूँ। तो ऐसे में आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए, हमारे इस वीडियो को जो मेरा हथियार है उसे आगे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े। तो मेरे साथियों, मैं आज पुनः फिर उसी मुद्दे पर आपसे आपका साथ चाहूँगा कि भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार का गठन किसी राजनीतिक मंशा से नहीं हुआ है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार किसी राज्य के कोई भी सदस्य, मेंबर, पदाधिकारी किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के नहीं है। यहाँ तक कि आपकी यह छोटा भाई संजय सिंह राणा भी इसके कई पुस्त राजनीतिक बैकग्राउंड के क्या होता है जानते भी नहीं हैं। अपने पूरे खानदान की मैं बात करता हूँ। पहला व्यक्ति मैं हूँ जिसने इतना संघर्ष करके 10 वर्षों के संघर्ष के दौरान अपने कठोर परिश्रम से देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह को सर्वोच्च मान करके केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के नौकरशाहों तक उनकी तानाशाहियों का विरोध किया, कई मुकदमे झेले, लेकिन आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुआ, डरा नहीं, रुका नहीं। कई बार मुझे उठवाया जा चुका, यह आप जानते हैं, मेरे अन्य वीडियो पे है।
कैसे मेरे नामांकन को खारिज करने की चेष्टा की गई, लेकिन आपके छोटे भाई संजय सिंह राणा ने आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे इन सभी कठिनाइयों का खुलकर मुकाबला किया और उसमें जीत हासिल की। तो आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा चाहता है कि आप आगे आए और इस भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार ने जो निस्वार्थ बीड़ा उठाया है कि आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना, उस बीड़े को अमली जामा पहनाने के लिए हमें आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। तब जाकर के हम इस उद्देश्य को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी को लागू करा सकते हैं। हमारे बहुत से भाई हमें कमेंट करते हैं कि शिक्षा तो फ्री मिल रही है, बिल्कुल, लेकिन वो जो शिक्षा फ्री मिल रही है वो हमें आरटीई एक्ट के जरिए मिल रही है, लेकिन उसमें भी 90% बच्चों का दाखिला नहीं होता है, और वो भी वो शिक्षा सिर्फ 6 वर्ष से 14 साल तक के बच्चों को ही मिल सकती है। अर्थात प्राथमिक से लेकर के जूनियर हाई स्कूल तक, क्या प्राथमिक से लेकर के जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा लेकर के हम अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं? कदाप नहीं। वैसे भी प्राथमिक से जूनियर तक हर व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षित कराता ही है, और वहाँ तक हर व्यक्ति चाहे जैसे अपनी 2 जून की रोटी के निवाले से बचत करके अपने बच्चों की शिक्षा देता है। लेकिन जूनियर हाई स्कूल के बाद से, मतलब इंटरमीडिएट से लेकर के हायर उच्च शिक्षा के लिए वह 2 जून की रोटी की नहीं, महीनों भूखा रह करके भी वह शिक्षा उसे अपने बच्चों को नहीं दिला सकता है आम नागरिक। क्योंकि आज आईआईटी कॉलेज में दाखिले के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का डोनेशन चाहिए। आज एक एमबीबीएस की सीट के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो मेरे भाइयों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा चाहता है कि आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमारी सरकार शिक्षा को पूरी तरह से मुक्त करे, क्योंकि शिक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसका व्यवसायीकरण नहीं हो सकता। और ऐसा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा, जो आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेज ने फीस में बढ़ोतरी की, उस पर उसने कहा, हमारी प्रधान न्यायपालिका ने, कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी सरकारें जानबूझकर अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को शिक्षा का व्यवसायीकरण करने की छूट दे रही है, और आपके गर्दन पर एक तरह से हथियार रख करके आपके बच्चे के भविष्य को, उज्जवल भविष्य के सपना कर दिखा करके, अर्थात ब्लैकमेल करके आपको मजबूर कर रही है कि आपको अपने बच्चे के भविष्य के लिए लूटना ही होगा। तो अगर इस लूट से बचना चाहते हैं तो आपको हमारा साथ देना होगा। इस भारतीय सर्वधर्म पार्टी का सपना है, सबका विकास हमारा लक्ष्य, विश्व गुरु भरे भारतवर्ष अपना, और यह तभी संभव होगा जब हमारे देश का बच्चा उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा से पूरी तरह सुसज्जित होगा। और यह तब संभव होगा जब आप और हम मिल करके इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 जो है, हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है, वह कहता है जो जीने का अधिकार है हमारा, अर्थात हमें जीने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है, लेकिन यह साथ में यह भी कहता है हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। अर्थात जो यह सरकार हमें शिक्षा दे रही है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, वह जीने के लिए दे रही है, लेकिन हमारा आर्टिकल 21 कहता है हमें जीने का अधिकार सम्मान के साथ चाहिए। अर्थात अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको पूर्ण तरह अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा चाहिए, तब आपको हमारे संविधान की आर्टिकल 21 धारा 21 का सही तरह से पालन होगा, वह हम पर लागू होगा, जो कि हमारी सरकार हमें नहीं देती है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, न्याय तो मिलता ही नहीं है हमें।
आम नागरिक न्याय के लिए भूल जाए। और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी मानती है। सुप्रीम कोर्ट के जब रिटायर होते हैं, एक बार नहीं कई जज ने, चाहे मार्कंडे काटजू जी हो, चाहे BN खरे जी हो, सबने स्वीकार किया कि यहाँ धनाभाव में गरीबों को न्याय से वंचित रखा जाता है। तो दोस्तों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा चाहता है आपको शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री मिले। और जिस दिन शिक्षा आपको गुणवत्तापरक शिक्षा फ्री में मिल गई, आप गुणवत्तापरक शिक्षा से डिग्री हासिल कर लिए, उस दिन रोजगार के लिए आपको सांसद, विधायक, मंत्री के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन को बेचने की जरूरत नहीं है। नौकरी के लिए रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार का एंड उसी समय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी घोषणा। लेकिन जब आप अच्छी गुणवत्ता से परक शिक्षा को पाएंगे तब, अन्यथा नहीं। तो अब आप सोचिए, आपको सिर्फ जीना है या सम्मान के साथ जीना है, यह फैसला आपको करना है। क्योंकि अभी हमारी सरकार बार बार कहती है, एक बार नहीं हजारों बार कहती है और कह रही है अपने हर उद्घोषणा में कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पहुंचाया कोरोना काल में। लेकिन इसका दूसरे नजरिए से हमें सोचने की जरूरत है, आखिर वो 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अर्थात हमारे देश की 80 करोड़ लोग इस लायक भी नहीं है कि वो अपने बच्चों का पेट भर सकें। यानी हमारे देश में भुखमरी इतनी ज्यादा है। तो हमें यह सोचना होगा, हमारे देश में भुखमरी इतनी ज्यादा क्यों है? इसका मेन कारण है, इसकी नींव है हमारी अशिक्षा। अर्थात हमारी सरकार ने हमें अशिक्षित रख करके हमारे कदमों में, हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। इसीलिए 80 करोड़ लोगों को, हमारी सरकार को खाद्यान्न पहुंचाना पड़ा। तो दोस्तों, अब यह आपको सोचना होगा कि आपको 80 करोड़ लोगों को आज भी खाद्यान्न सरकार से लेना है या अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय लेना है, यह फैसला आपको करना है। आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आप पर छोड़ता है। जय हिंद, जय भारत।